सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम आए हुए हैं, तो अब हमारी रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू होगी। तो जैसा आप पढ़ रहे थे, साथ साथ में आप अपनी बुक्स में पढ़ते जाएंगे। तो अभी हम पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जलवायु, मौसम, जलवायु के अनुरूप हम पढ़ रहे थे। तो हम बात करेंगे जलवायु में 7.2 जो हमारा है जलवायु, मौसम विभागीय प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। मतलब जो भी वैज्ञानिक रहते हैं वो डेली जो रेशियो, जो आंकड़े आते हैं कि आज कैसा मौसम रहेगा, हमेशा उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तो अगर जलवायु की जो है क्या डेफिनेशन रहेगी वो इसमें बता रहे हैं। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मतलब जैसे बहुत सारे दिनों या बहुत सालों से जो वहाँ का आंकड़ा रहता है, वहाँ के मौसम की जानकारी इकट्ठी होती जाती है, तो उसको हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है और हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। मतलब जो बहुत समय से, बहुत वर्षों से वहाँ की जो जलवायु रहती है, अगर मतलब जो वहाँ का मौसम एक सा रहता है, जैसे वहाँ पर बारिश होती है या फिर वहाँ पर गर्मी रहती है, तो उस हिसाब से वहाँ की जलवायु निर्धारित होती है। सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर जैसे बताया गया है श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम के बारे में। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। जैसे मतलब इसमें या तो न्यूनतम रहती है और जो है अधिकतम रहती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे निकाला गया है 2.3, 4.7, ये सभी उसका पूरा है, जो एवरेज लिया गया है पूरे महीने का है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमान की गणना करते हैं। इससे हमें औसत तापमान मिल जाता है। 2 स्थान है, जैसे जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। सारणी 7.2 और 7.3 में देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दैनिक न्यूनतम जो है 2.3 है और यहाँ पे न्यूनतम कितना है 22.2, अधिकतम में 4.7 और अधिकतम है 31.5। तो हम देख सकते हैं कि केरल और जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म है और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है, जैसे कम होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हमें कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र है। तो जो ये आंकड़े दिए जाते हैं, ये पूरी ऐसे कई सालों के इकट्ठा रिकॉर्ड रखा जाता है। इकट्ठा रिकॉर्ड जो रहता है उसके आधार पे वहाँ की जलवायु डिसाइड की जाती है कि वहाँ पर
बारिश होती है या फिर वहाँ पर कम बारिश रहती है, तो उस हिसाब से वहाँ की जो जलवायु को निर्धारित किया जाता है। अगर इंग्लिश में हम इसी के बारे में बात करें तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट। मेट्रियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। मेट्रियोलॉजिस्ट मतलब जो जलवायु के बारे में वो पूरे वहाँ मौसम की जानकारी रखते हैं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। These help us to determine the weather pattern at the place. The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. मतलब किसी जगह का लंबे समय तक अगर हम एवरेज में वेदर का रिकॉर्ड रखते हैं तो उसको हम वहाँ का उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं। If we find that the temperature at the place is high most of the time, then we say the climate of the place is hot. ज़्यादा समय के लिए अगर वहाँ पर गर्मी रहती है तो उसे हम बोलते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है और गर्म है। If there is always heavy rainfall on the most of the day, then same place, then we say the climate of the place is hot and wet. मतलब जैसे अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको हम वेट क्लाइमेट कहेंगे। In table 7.2 and 7.3 we have given the climatic condition at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First we find the average of the temperature recorded during the month, and second we calculate the average of such average temperatures over many years. That gives the mean temperature. The two places are Srinagar and Jammu Kashmir. जैसे एंड श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है और तिरुवनंतपुरम जो केरला में है, और आजकल उसको त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है दोनों जगह का टेम्परेचर डेली और उसके बाद में जो मिनिमम कितना रहता है और डेली मैक्सिमम कितना रहता है, तो उन सभी का पूरे जनवरी में पूरे डे का टेम्परेचर उसका एवरेज यहाँ पे लिया गया है। सो इससे बता रहे हैं कि यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। दोनों तरह के जो है टेम्परेचर अलग अलग दिखाए हुए हैं। While looking at the table 7.2 and 7.3 we can easily see the difference in the climate of Jammu Kashmir and Kerala। मतलब जो हम टेबल जो देख रहे हैं उसमें जो रेशियो और उसमें जो कैलकुलेशन दिया गया है तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में और केरला में क्या मतलब जो वहाँ की क्लाइमेट में उसमें क्या डिफरेंस है। एंड वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट, मतलब केरल में जो ज़्यादातर गर्मी रहती है, और उसके बाद अगर कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी नमी रहती है और बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है। Which has moderately hot and wet climate for the part of the year. Similar data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that temperature is high during the most of the year. और राजस्थान में ऐसा बहुत सारा जो वो हमेशा ही पूरे साल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। But during winter which last only for a few months, the temperature is quite low। मतलब ठंडी के टाइम में वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। दिस रीजन टेम्परेचर इज क्वाइट लो एंड दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। दिस इज द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। ऐसा राजस्थान में कई बार बारिश भी कम होती है तो वहाँ पे सूखा भी बहुत चांसेस रहते हैं सूखा पड़ने के, और वहाँ की जो रेगिस्तान होने के कारण भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। The northeastern India received rain for the major part of the year. Therefore, we can say that climate of the northeast is wet। तो वहाँ पर ज़्यादातर बारिश संभावना रहती है, इसलिए वहाँ की जो जलवायु है वो वेट रहती है। आगे हम बात करने वाले हैं जलवायु और अनुकूलन के बारे में। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। से जहाँ पर भी जो वहाँ की जो जलवायु है तो वहाँ के रहने वाले जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, सभी पे प्रभाव अलग अलग पड़ता है।
जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चर्म शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे अपने कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक के अध्ययनों में दिए गए अनुकूलन की परिभाषा को याद कीजिए। वे सभी गुण लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश में अनुकूलन सहायक होते हैं, वे विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ, मतलब वहाँ की जो जलवायु रहती है तो वहाँ पर जो भी पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो उसके हिसाब से वहाँ पे ढल रहते हैं और उनके जो रहने का तरीका है वहाँ की जलवायु में एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। जंतुओं के जलवायु परिस्थितियों के अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीय क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में हम आगे और जो 9th चैप्टर है उसमें बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र और ध्रुव के समीप स्थित जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो रहने वाले जीव जंतु उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं। ये सभी किस में आते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं। इसको आप चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। रिमूव कर देता हूँ पहले तो। ध्रुव क्षेत्र में ये सभी आते हैं। और भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया कुल ऐसे देश है जहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। विश्व के मानचित्र लीजिए और ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाइए। इसी प्रकार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाइए। ये आप एक चाहें तो इस प्रकार से एक क्रियाकलाप कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं और कौन से ध्रुवीय क्षेत्र हैं। उसको आप अलग अलग कलर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है, तो ज़्यादातर वहाँ पर सर्दियाँ रहती है। और ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक यहाँ सूर्योदय नहीं रहता है। मतलब 6 महीने की ठंड जो रात रहती है वो 6 महीने तक दिन रहता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू, जैसे इसको बोलते हैं पोलर बियर और पेंगुइन के उदाहरण के यह जानने का प्रयास करें कि वो किस प्रकार वहाँ की जलवायु में अनुकूलित रहते हैं। जो पोलर बियर और पोलर जो ध्रुवीय भालू रहता है और पेंगुइन, ये सभी वहाँ पर -37 डिग्री सेल्सियस में भी अपने आप को वहाँ पर अनुकूलित कर चुके हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल, फर जो उसको बोलते हैं, वो रहते हैं और वो बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इससे इन्हें अपने परभक्षियों से बचाव सहायता मिलती है। मतलब जो उनके दुश्मन रहते हैं, शत्रु रहते हैं जिनसे उनको नुकसान पहुंच सकता है, तो उनसे भी उनको बचने में परेशानी नहीं होती है क्योंकि आसानी से वो बर्फ में छिप जाते हैं। और साथ ही इससे इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है, वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि इनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो और ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं।
मतलब हमेशा आराम करते रहते हैं। और गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। क्या होता है, गर्म मौसम में हमेशा उनको जो है अपने शरीर को कुछ दिनों के देर के लिए अगर ठंडा करना रहता है, तो अतः ध्रुवीय भालू शरीर समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक भी होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं बल्कि इन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायता देते हैं। आप चाहें तो इनकी कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है भालू अपने आप को वहाँ पे जो -37 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर बताया जा रहा है, तो उसमें कैसे अपने आप को वहाँ पे अनुकूलित करते हैं। अलग अलग उसके आपको फोटोज़ में बताए गए हैं कि वो अपने आप को कैसे यहाँ पे ढालते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र होती है जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में दिखाए गए चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बताया है यह सर्द मौसम से इन्हें गर्म रखते हैं। जो इनके फर हैं, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी मोटी लेयर, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु है जिसको पेंगुइन कहते हैं। ये भी सफ़ेद होते हैं, श्वेत कलर होता है, जिसे यहाँ पे पेंगुइन दिखाया रहा है और पेंगुइन के यहाँ पे पैर दिखाए रहे हैं। और आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वर्षा होती है। आपने पेंगुइन के झुंड के चित्र देखे होंगे, जैसे आपने वीडियोस वगैरह में देखे होंगे वो कैसे रहते हैं। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं, मतलब हमेशा वो झुंड में रहते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म, जैसे आप कहीं भीड़ में रहते हैं तो वहाँ पर आपको कभी भी ठंडी नहीं लगती है। वैसे ही जो है पेंगुइन हमेशा पूरा ग्रुप में रहते हैं। तो ध्रुवीय भालू की तरह भी पेंगुइन भी अच्छे तैराक रहते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक रहते हैं। जैसे यहाँ पे इनके पैर की जो है इमेज दी गई है, इससे इनको तैरने में आसानी होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में अपने रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, शील, व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि जहां मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना और आवश्यक होता है। तो इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करते हैं, तो इन्हें हम प्रवासी पक्षी भी बोलते हैं। सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत में अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। आपने साइबेरियन क्रेनो, एक प्रकार का ये जो है प्रवासी पक्षी है, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों में सर्दियों के लिए प्रवास के लिए आते हैं। और कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में प्रवास के लिए आ जाते हैं, मतलब दूसरे देशों से अपने इस देश में, हमारे भारत देश में आते हैं, और जैसे ही उनका समय जो ख़त्म होता है वो वापस वहीं पे फिर से चले जाते हैं। जिसमें बताया गया है प्रवासी पक्षी अलग अलग देशों से आए हुए। हमें इसमें कुछ नॉलेज मिल रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं
और सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होती है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। यही एक रहस्य है कि ऐसा लगता है कि इन पक्षियों की दिशा सहजबोध होता है, मतलब वो आसानी से वहाँ पे उनको जो वहाँ की दिशा खोजने में कोई तकलीफ नहीं होती है। ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शक के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शक मिलता है। इससे भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ऐसे जंतु हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ, कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसम रूप में प्रवास करते हैं। और अलग मतलब इतना उसमें बताया गया है कि 15,000 किलोमीटर तक भी जो कुछ प्रवासी पक्षी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। सो हम इंग्लिश में बात करते हैं क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस। क्लाइमेट हैज़ अ profound effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in the condition in which they live. मतलब जिस कंडीशन में वो रहते हैं एनिमल्स उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको उसमें रहने के लिए अपने आप को पूरा बना लेते हैं। Animals living in the very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Animals living in the very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold and heat. जो जितना ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में रहते हैं और कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं तो उनकी जो बॉडी है उसके हिसाब से बनी हुई रहती है और जो नेचुरली है उनकी बॉडी उसकी तरह उन सब चीज़ों के लिए अडॉप्ट हो जाती है। और हम आगे चैप्टर 9 में इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कैसे जो क्लाइमेट का चेंजेस रहते हैं और वहाँ की वेदर का जो इफेक्ट रहता है वो कैसे उस पर पड़ता है। एंड हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द एनिमल्स, मतलब एनिमल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंजेस का, वो इसमें हम पढ़ेंगे। बाकी हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि वहाँ की जलवायु और वहाँ की जो मिट्टी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हम आगे बात करते हैं। As an example of adaptation of animal to climate changes condition, we discuss only animals living in polar region and tropical region. So हम यहाँ पे बात करेंगे जो पोलर रीजन में और कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रहने वाले एनिमल्स के बारे में ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। As the name suggests, the polar region are suitable near the poles and north pole and south pole. North pole और south pole में जो जैसे अगर हम बात करें ये हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पे जो एक पोल ये है और एक पोल यहाँ पर है, तो वहीं उस जो पोलर रीजन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। Some well-known countries that belongs to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska, and US and Siberian region and of Russia. An example of some countries where tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria। ये सभी जो है एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के और ये जो एग्जाम्पल हैं वो सभी हैं पोलर रीजन के। सो एक इसमें एक्टिविटी भी दी गई है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। पूरा अपना आपको वर्ल्ड का मैप लेना है, और उसमें अलग अलग जो है ब्लू कलर से आप डिसाइड कर ब्लू कलर उसमें लगा देंगे।
पोलर रीजन के लिए, और ट्रॉपिकल रीजन के लिए रेड कलर लगा सकते हैं, जिससे आपको एक एक्टिविटी कर सकते हैं तो आपको याद रहे। पोलर रीजन की बात करें तो द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। These regions are covered with the snow and it is very cold for the most part of the year। मतलब साल के बहुत सारे जो मंथ हैं वहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा ही ठंडा रहता है और वहाँ पे हमेशा बर्फ़ बनी रहती है। For 6 months the sun does not set the poles while for the other 6 months the sun does not rise। तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, सिंपल सी उसमें। In winters the temperature can be low as 37 डिग्री सेल्सियस। ठंडियों के टाइम में इतना टेम्परेचर वहाँ पे लो हो जाता है। Animals living there have adapted to these severe conditions। Let us see how they are adapted by the considering the examples of the polar bear and penguin। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इतने जो टेम्परेचर है इतना कम है, उसके बाद भी वहाँ पर कुछ एनिमल्स रहते हैं, तो हम वो अपने आप को कैसे वहाँ पे सरवाइव करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। मतलब उनके जो है वाइट कलर के फर रहते हैं पूरे बॉडी पे, तो उससे पहला फ़ायदा तो ये रहता है कि वो पूरा जो स्नो का बैकग्राउंड, मतलब पूरा चारों तरफ जो बर्फ़ ढकी रहती है तो बर्फ़ में वो दिखाई नहीं देते हैं। और उसके बाद उससे उनको ये फ़ायदा रहता है कि जो उनके दुश्मन, मतलब जिससे उनको नुकसान रहता है, वो भी उनको आसानी से नहीं देख पाते हैं। उसके बाद इनका जो खाना रहता है उनको भी आसानी से पकड़ सकते हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर predators and it also help them in catching their prey। To protect them from extreme cold they have two thick layer of fur। मतलब उनके शरीर में 2 मोटी मोटी लेयर रहती हैं जिससे ठंड से वो बच सके। They also have a layer of fat under their skin। In fact they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated। मतलब अगर ज़्यादा चलते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको गर्मी लगेगी, इसलिए वो उससे बचने के लिए वो बीच बीच में रेस्ट भी करते रहते हैं, जिससे जो ज़्यादा हीट ना हो उनके शरीर। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग सो द पोलर बेयर गोज फास्ट स्विमिंग। जैसे अगर ठंडा रखना चाह रहे हैं तो वो स्विमिंग कर लिए चले जाते हैं, और वो काफ़ी अच्छे तैराक भी रहते हैं। It is a good swimmer and its paw are wide and large which help it only to swim। और उनके जो पैर के जो हैं काफ़ी थोड़े से चौड़े रहते हैं, जिससे वो उनको आसानी होती है स्विमिंग करने में। And swim well but also walk with ease in the snow। While swimming under the water it can also close the nostrils and will remain under water for a long duration। मतलब वो पानी के अंदर भी काफ़ी समय तक रह सकता है आसानी से। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for the food। और उनकी जो है सूंघने की शक्ति इतनी तेज़ रहती है कि दूर से भी वो अपने शिकार को सूंघ सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे पूरा बताया गया है एडाप्टेशंस ऑफ पोलर बियर, कैसे वो अपने आप को वहाँ क्लाइमेट में अपने आप को रखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक पोलर रीजन में जो दूसरा पाया जाने वाला है वो है पेंगुइन। इट इज आल्सो वाइट and merge well with the white background। It also has a thick skin and lots of fat to protect it from cold। You may have seen pictures of penguins and huddled together। They keep them warm and recall how warm it feels when you are full up। जो पेंगुइन रहते हैं उनका कलर भी वाइट रहता है, तो पूरे जो स्नो रहती है, स्नो का बैकग्राउंड रहता है, और वहाँ पे जो
जो पूरे वाइट बैकग्राउंड रहता है तो उसमें भी वो अपने आप को छिपा लेते हैं, और इससे वो पहला तो अपने ठंड से उनको बचाते हैं, और साथ में जो उनके शिकार करने वाले रहते हैं उससे भी उनको मौका मिल जाता है, तो छिप जाते हैं आराम से। एंड जितने भी पेंगुइन्स रहते हैं वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं। अगर ग्रुप में रहते हैं तो उनको जो है ठंडी से बहुत ज़्यादा बचाव मिलता है। और ये उसी प्रकार ऐसे जो पोलर बियर रहते हैं, जो इनके पैर भी पोलर बियर की तरह रहते हैं। लाइक पोलर बियर, penguins are also good swimmer. Their bodies are streamlined and their feet have webs, making them good swimmer. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके जो पैर हैं थोड़े फैले हुए हैं, तो इससे आसानी से ये तैरने में इनकी मदद होती है। और जहाँ पे बर्फ़ रहती है, बर्फ़ में भी चलने में भी इनकी काफ़ी मदद मिलती है, पकड़ बन जाती है। Another animals living in the polar region are many types of fishes, moose, oxen, and reindeers, foxes, seal, whales, and birds. और ये काफ़ी सारे जो हैं तो जानवर से वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड अगर हम बात करें, it is to be noted that while fish can remain under cold water for long, bird must remain warm to survive. जैसे हम देखते हैं कि मछली काफ़ी समय तक ठंडे पानी में रह सकती है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन जो पक्षी रहते हैं उन्हें ठंडे रहने से उनकी डेथ भी हो सकती है, तो उन्हें गर्म रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो दे माइग्रेट्स टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। जैसे अगर कहीं पे ठंडियों का सीज़न आता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ के चले जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ द वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी दीज बर्ड्स। मतलब बहुत सारे जो पक्षी हैं वो विदेश से इंडिया में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडियाँ रहती हैं। जैसे कुछ इसमें बताया गया है, जो साइबेरियन क्रेन है, एक प्रकार का पक्षी है, माइग्रेंट है, जो साइबेरिया से आता है। जैसे जहाँ पर राजस्थान के भरतपुर में और सुल्तानपुर हरियाणा में है, जैसे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ पर जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है नॉर्मली जो है रहता है। जैसे सबसे सर्द महीनों में ये तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर ही होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। सततः गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतु पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतु, जैसे इसमें यहाँ पे बंदर, कपी, एप्स और गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, ये सभी जो प्राणी यहाँ पे पाए जाते हैं। आप इसको चाहें तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल कितना रहता है, 15 से अधिक हो सकता है, और गर्मियों के टाइम यहाँ पे होता है 40 डिग्री सेल्सियस से, मतलब ये एवरेज यहाँ पे पाया जाता है। आइए हम गर्म आर्द्र जलवायु के इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में
अध्ययन करते हैं। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियों और अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्याओं के जीवन यापन के अत्यधिक उपयुक्त हैं। चूंकि जंतुओं की संख्या अधिक होती है, अतः इनमें भोजन आश्रय के लिए भी सघन प्रतिस्पर्धा होती रहती है। मतलब अब अगर ज़्यादा जनसंख्या होगी और भोजन कम होगा तो सभी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता होगा। जैसे ही आजकल की ज़िंदगी है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और जॉब्स बहुत कम बची हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे लाल नेत्र वाले मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं और जो उन्हें इन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता कर। जैसे यहाँ पे इनके जो पैर हैं, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जिससे वो आसानी से पत्तों पे चिपक जाते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिससे वो रहते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में उनकी सहायता करती है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, आसानी से पकड़ के आपने देखा होगा बंदर कैसे पेड़ों पे चढ़ते हैं। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बंदर हैं हमेशा जो है पेड़ों पे रहते हैं, क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब हमेशा उसमें जो जंतु रहते हैं उनमें हमेशा कंपटीशन होता रहता है, तो उसके लिए हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। उदाहरण के लिए टुकन नामक पक्षी की लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वो ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होते हैं और उसका भार नहीं सह सकता है। जैसे यहाँ पे इसमें ये लिखा हुआ है टुकन पक्षी के बारे में। और आगे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतु, जैसे उसमें सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि और मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जिससे आपने आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक रहती है। मतलब जो उनकी जो कलर रहता है, जो वहाँ का आसपास का माहौल रहता है पेड़ पौधों से मिलता जुलता रहता है, जिससे वो आसानी से वहाँ पे छिप सकते हैं। उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए जैसे बिलाव परिवार का जंतु जैसे शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति और संवेदनशील होती है। जैसे यहाँ पे बताया गया, एक देखिए आप मैच कर सकते हैं। लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एब भी कहते हैं, दाढ़ी वाला बंदर, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल आयाल हैं जो सिर के चारों ओर और गालों और चिबुक तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है और बीज, कोमल पत्तियां और तने, पुष्प और कलियां, ये अलग अलग प्रकार के जो है वो खाने के बारे में उसके बता रहे हैं। और लॉयन टेल लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होता है, अतः वो भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। मतलब आसानी से जब उनको पेड़ के ऊपर ही पूरा सब भोजन मिल जाता है तो नीचे बहुत ही कम आते हैं। आगे हम बात करते हैं भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्षावन पर एक अन्य परिचित जंतु रहता है हाथी। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि हाथी जो है वो नॉर्मली पेड़ों की छाल वगैरह को खाते रहते हैं। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड से को आप ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वो नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से ये अपने इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और हाथी अपनी सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया करता है। यद्यपि इसके बाएं दांत और जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में वे रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से
हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं, अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। और हाथी के लंबे बड़े कान और बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके जो सूंड हैं और बाहरी जो दांत हैं उनके बारे में भी हमें बताया गया है कि क्या क्या उपयोग में लाए जाते हैं। और हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, और वहाँ पे पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु के बारे में भी बात करेंगे इंग्लिश में। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट्स। इंग्लिश और हिंदी में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर जैसे हमें बाद में जाके इंग्लिश में भी पढ़ना है, तो अगर हम साथ साथ में हिंदी में पढ़ते जाएंगे तो हमें आखिर पता होगा कि जनरली हिंदी में क्या बोलते हैं और उसी चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश को भी पढ़ते जाइए, और आप इंग्लिश मीडियम से आप हिंदी में पढ़ते भी जाइए कि आखिर उसका मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और उसे हम क्या बोलते हैं वो आपको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आखिर इंग्लिश में अकेले में याद करने से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। जब आप उसको नॉर्मल अगर बता नहीं पाएंगे तो इंग्लिश में पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो है अगर कोल्डेस्ट जो मंथ रहते हैं उसमें 15 से भी ज़्यादा हो जाता है, 15 से कम रहता है टेम्परेचर। उसके बाद जो समर का टाइम रहता है उसमें 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। एंड डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और पूरे साल में जो डे और नाइट का टाइम है वो हमेशा बराबर ही रहता है। These regions get plenty of rainfall, ज़्यादातर वहाँ पे रेनफॉल होती है। And important features of the region is the tropic rainforest। और इन रीजन का सबसे बड़ा क्या है, ट्रॉपिक जो रेन फॉरेस्ट है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट और असम इन द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। एंड बाकी और भी जो कुछ रीजन्स हैं इसमें बताए हुए हैं। Because of continuous warmth and rain, the region supports wide variety of plants and animals। तो वहाँ पे बहुत सारी जो गर्मी और बारिश होती है, तो इसी कारण से वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। The major type of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorilla, tiger, elephant, leopards, lizards, and birds and snakes। अलग तरह के जो है यहाँ पे पाए जाते हैं जीव जंतु। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा अलग कलर से। एक मिनट पहले रब कर देता हूँ। अब इसको आप हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा अच्छे से। लेट अस रीड अबाउट द सम adaptations of the these animals to hot and humid climates। मतलब वो अपने आप को कैसे वहाँ पे रहने के लिए बनाते हैं। The climatic conditions and in rainforest are highly suitable for supporting an enormous numbers and a variety of animals। मतलब अलग अलग वहाँ पे variety animals की पाई जाती है। Since the numbers are large, there is intense competition for the food and shelters। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो पाए जाते हैं जीव जंतु, तो उसमें आखिर खाने के लिए, रहने के लिए अलग अलग तरीके से कंपटीशन होगा। Many animals are adapted to living on the trees। बहुत सारे जो जीव जंतु हैं पेड़ पौधों पे रहते हैं। जैसे इसमें आता है एक रेड आई फ्रॉग, लाल आंख का मेंढक। Red eye frog has developed sticky pads on its feet helps to climb trees on which it sleeps। मतलब उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है जो उसके पैर में रहते हैं उसमें एक स्टिकी एक चिपचिपा
पदार्थ रहता है और उसके जो पैर रहते हैं चिपचिपे रहते हैं, तो वो आराम से पत्तियों पे चिपक जाते हैं, वो अपने उसको रहने के लिए बना लिया है। To help them live on the trees, monkeys have all long tails for the grasping branches, their hands and feet, इसमें बताया है और यहाँ पे भी बताए हुए हैं। Such that they can easily hold on the branches. As there is a competition for the food, some animals are adapted to get foods and not easily reachable. A striking example is that bird toucan, which has possessed a long lark beak. This helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and skin color, which helps them to camouflage by blending with the surroundings. This is the protect them from predators. For example, big cat, lion and tigers have thick skin and sensitive hearing. जैसा इसमें बताया है कि अलग अलग तरीके से जो एनिमल्स हैं नेचुरली उनको बनाया गया है कि जिससे वो अपने आप को बचा सके। अब जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे नई बात की गई है, अगर कछुए की बात की गई तो कछुए की स्किन की इतनी टाइट बनाया गया है कि जिससे उस पे ऊपर कोई भी अगर एनिमल अगर अटैक भी करता है तो उसकी जो ऊपर की सतह है उसको आप नहीं तोड़ पाते हैं। उसी प्रकार से हर एक एनिमल्स को ऐसा बनाया गया है जिससे वो अपने आप को दूसरे एनिमल से बचा सकें। द लाइन टेल्ड also called weird apes live in the rainforest of the Western Ghats. Its most outstanding feature is the silver white mane. और जैसे इसमें बताया गया है कि इसकी वाइट कलर के हेयर रहते हैं पूरा, और लाइन टेल्ड मैक बताया गया है। एक प्रकार के जो है बंदर की ही प्रजाति है जो अपने आप को यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए बना लिया है। और आगे हम बात करने वाले हैं another known animal of Indian tropical rainforest is elephant. It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable way. Look at its trunk. It has a nose because of which it has a strong sense of smell. उसकी जो नोज़ है उसका वो अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। कई बार मतलब ज़्यादातर उससे आप अपने खाने का जो सामान रहता है उसको उठाता है, स्मेल के लिए भी यूज़ करता है। और जो ट्रंक है उसको द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। मोरोवर इट टस्क आर modified teeth. These can tear the bark of the trees that elephant loves to eat. और जो खाना चाहता है उसको आसानी से छील सकता है। So the elephant is able to handle the competition for the food rather well. Large ears of the elephant help it to hear every soft sound. और छोटे से छोटा जो साउंड है वो आसानी से सुन सकता है एलिफेंट। They also help to elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. और जो उसका शरीर है वो ऐसा बनाया गया है कि वो रेन फॉरेस्ट में आसानी से रह सकता है। और जो हमने इन सब में पढ़ा है, जो वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप को वहाँ पे रहने के लायक अपने आप को बना लेते हैं। और जो उनका खाना है और जो उनका भोजन है और उनके जो शिकारी हैं जो जिनसे उनको परेशानी हो सकती है, तो नेचर ने उनको ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। और अगर इस चैप्टर्स में आप अच्छे से तैयारी कीजिए और कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको पूरे पहले आपको चैप्टर को समझना है, उसके बाद उसके आप सभी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं।
तो फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। और कैसा लगा आपको चैप्टर, आप चाहें तो बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ अगर क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्लियर आपके किए जाएंगे। और आपको कुछ जानना है तो बेशक आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से मेहनत करो। बाय बाय।